दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुराग अतुल और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम UGC नेट के सिलेबस का पहला चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे। और आप सब जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा चैप्टर है जो शायद आप उसमें कुछ क्वेश्चन रट कर या लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही समझ नहीं पाएंगे। और इस चैप्टर से भी लगभग 5-6 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बहुत आसान लैंग्वेज में ये पूरा चैप्टर आप समझें और इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में हल कर सकें। मैं इस पूरे चैप्टर को आने वाले 4-5 वीडियोज़ में कंप्लीट करूंगा। तो आइए आज इस टीचिंग एप्टीट्यूड का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षण की अवधारणा या टीचिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी में मानवीय मूल्यों के विकास पर बल देती है। बिना समाज के, बिना सोसाइटी के कोई टीचिंग नहीं हो सकती। तरह की टीचिंग का आखिर में उद्देश्य क्या है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो। और मानवीय मूल्य कैसे? जैसे बौद्धिकता, हमारा इंटेलेक्चुअल होना एक मानवीय मूल्य है। जैसे सहानुभूति या सिंपैथी हमारा एक मानवीय मूल्य है। तो इन्हीं सारे गुणों का विकास करना ही एक तरह से टीचिंग कहा जाता है। अब बहुत सारे विद्वानों ने, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण की, टीचिंग की परिभाषाएं दी हैं। तो गेज महोदय के अनुसार ये कहते हैं कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी परिवर्तन आप किसी के अंदर लाने की कोशिश करो, आप उसको टीचिंग कह दोगे। वहाँ पे एक अपेक्षित परिवर्तन है, यानी ऐसा माना जाता है कि इतना परिवर्तन आपके व्यवहार में आना चाहिए टीचिंग के बाद। टीचर जो है वो पढ़ाता, बच्चे सीखते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों से टीचर भी सीखता है और टीचर भी कहीं ना कहीं से बुक से, अपने टीचर से सीखता है। तो एक पारस्परिक प्रभाव है, एक ऐसा इफेक्ट है जिसका जो उद्देश्य है वो दूसरे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। इसी तरह से आप देखिए B.O. स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने की क्रिया शिक्षण कहलाती है। यानी वो प्रोसेस जो मोटिवेट करती है किसको? लर्निंग को। यानी टीचिंग क्या है? टीचिंग वो है जो लर्निंग को मोटिवेट करती है। यानी अधिगम माने सीखना, लर्निंग। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और कौन कौन से विद्वानों ने अलग अलग क्या वर्गीकरण किया है। तो सबसे पहले आप पढ़िए ब्लूम महोदय के द्वारा। तो ब्लूम महोदय का जो वर्गीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इन्होंने 3 स्टेप में, 3 चरण में शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किया है, उनको क्लासिफाई किया है। और इन्होंने 3H का एक फार्मूला दिया है। 3H का मतलब कि पहला H हेड है, दूसरा H हार्ट है और तीसरा H हैंड है। तो पहला H जो हेड है, हेड का मतलब क्या होता है? हेड जो है वो कहा जाता है, हेड ज्ञान का क्षेत्र है। यानी नॉलेज कहाँ होता है? हेड में रहता है, मस्तिष्क में हमारे रहता है। और कहा जाता है भावनाओं का जो स्थान है वो क्या है? हार्ट है। तो इसी तरह से हेड जो है वो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से उसका मतलब है, हार्ट भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र से उसका संबंध है, और हैंड जो है वो मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र की बात करता है। तो अब हम पहले जो इसका प्रकार है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका संबंध जैसा आप समझ पा रहे हैं शब्द से ही, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या होता है? इसका संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से है। यानी वो अध्ययन क्षेत्र जो हमें इंटेलेक्चुअल बनाता है वो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र है। इसको भी ब्लूम महोदय ने 5-6 स्टेप में डिवाइड किया है कि कैसे कैसे हम ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र को समझते हैं, क्या स्टेप हैं उसके। इन्हें मुख्य 6 स्तर पर विभाजित किया है ब्लूम ने। तो इसमें पहला है ज्ञान, नॉलेज। तो नॉलेज का अर्थ क्या हुआ? जानकारी, किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की जानकारी और उसका स्मरण करना, ज्ञान हो गया। उसका स्मरण रखना, यानी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और उसका स्मरण भी हमें रहना चाहिए। दूसरा है बोध। तो बोध आप जानते हैं कि ये समझ का स्तर है। यहाँ पे आप जो आपको जानकारी मिली है उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। और तीसरे नंबर पर इसका है उपयोग, एप्लीकेशन। तो पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली, फिर हमने उसको समझा, फिर
उसको अप्लाई किया, उसका एप्लीकेशन करके देखा, उसका उपयोग करके देखा। जैसे अगर हमें किसी न्यूटन का लॉ हमें किसी ने बता दिया, न्यूटन का नियम, न्यूटन ने एक नियम दिया था कि अगर कोई गेंद, अगर कोई बॉल फेंकी जाती है, कोई बस फेंकी जाती है, तो वो चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न डाला जाए, बाह्य बल न लगाया जाए, तब तक वो गेंद चलती रहेगी। तो अब ये मुझे पता चल गया। अब इसको हम देखते हैं करके। तो सबसे पहले हमें ज्ञान हुआ, फिर उसका बोध किया, उसको समझा, फिर उसका हमने उपयोग करके देखा, यानी अमूर्त को हमने मूर्त यानी व्यवहारिक रूप में करके देखा। हमने गेंद फेंकी और फिर देखा कि वो कैसे बाह्य बल देने पे रुकती है या बिना बाह्य बल के भी रुकती है। बाद में आप जानते हैं रिसर्च हुआ था कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, तो उस वजह से कोई भी चीज़ जब हम फेंकते हैं, कोई भी वस्तु जब चलती है या ऊपर फेंकी जाती है या ज़मीन पे फेंकी जाती है, तो अपने आप भी रुक जाती है। अगर कोई ऊपर बाह्य बल एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो इसको आप उपयोग करके देखेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, प्राप्त सूचना घटकों का विभाजन करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, अलग अलग धातुओं की, अलग अलग द्रव्यों से बनी चीज़ों को, अलग अलग मटेरियल की चीज़ों को फेंक के देखेंगे। कोई गेंद होगी, कोई लोहे की रॉड होगी, कोई कुछ होगा, अलग अलग चीज़ों को हम फेंक के देखेंगे और फिर देखेंगे वो कितनी देर बाद रुकती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे पास जो सूचना के घटक बनेंगे, हम उनका विभाजन करके, विश्लेषण करने में हम हमेशा विभाजन करते हैं, अलग अलग पुर्जा अलग करके समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका जो अगला स्टेप वो संश्लेषण का है, उसमें हम सिंथेसिस करेंगे, यानी सारे जो घटक मिले उन सबको अलग अलग समझ के फिर उनका हम समावेश कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई एक रूल बनाना है, हमें कुछ सामान्यीकरण करना, हमें कोई भी सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। जो भी हमने किया उसका रिजल्ट देखना है कि क्या हुआ। फिर लास्ट जो इसका स्टेप है वो मूल्यांकन है। हम उसको एवेल्युएट करेंगे, उसका एवेल्युएशन करेंगे। और ये मूल्यांकन जो एक सतत प्रक्रिया है, ये इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमने तरीका अपनाया और जो सामग्री का प्रयोग किया, इसका निर्णय करते हैं। तो ये इसका लास्ट स्टेप है। और अब अगले पेज पर देखते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने दूसरा ज्ञान क्षेत्र जो कि भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र है, जिसको अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, वो है। तो भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत मनोभाव, प्रेरणा, मोटिवेशन, शिक्षण की सहभागिता, अनुशासन जैसे मूल्यों का समावेश किया जाता है। और इसके मुख्यतः 5 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजन और निरूपण। मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आप सबको समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। आकलन और आग्रहण। अब देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई एक डिबेट होती है किसी भी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कोई डिबेट आयोजित की जाती है। आपको उस डिबेट के बारे में पता चलता है कि वो डिबेट बहुत अच्छी है, वहाँ इस टॉपिक पे रिसर्च होता है, इस टॉपिक पे वहाँ पे लोग बोलते हैं, और मान लिया कि वहाँ पे 10,000 रुपये का प्राइज भी है, आपको अवार्ड दिया जाएगा अगर आप वहाँ पे डिबेट में पार्टिसिपेट करके जीत जाएंगे। तो सबसे पहले आप उसका महत्व समझेंगे। कोई दोस्त आपका, कोई आपका फ्रेंड आपको समझाएगा कि वो डिबेट बहुत अच्छी है, तो आप उसकी वैल्यू को समझेंगे, उसका महत्व को समझेंगे। फिर क्या करेंगे? आग्रहण यानी रिसीविंग। फिर आप उसको समझने, आप उसको सुनने की इच्छा मन में पालेंगे। आप सोचेंगे कि आप कहेंगे कोई वीडियो दे दो, देखें कि कैसे डिबेट होती है, या कोई किसी भी सोर्स से आप उसको सुनने की इच्छा आपके मन में आएगी। आप जानना चाहेंगे कि वस्तुतः वो उसका मूल स्वरूप क्या है। फिर आप उसकी प्रतिक्रिया देंगे। जब आप उसको सुन लेंगे, जब आप उसको जान लेंगे, तब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी आपके अंदर भी सहभागिता की इच्छा आएगी, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। फिर संयोजन करना, ऑर्गेनाइज करना। फिर आप अपनी टीम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। मान लिया पक्ष और विपक्ष जो बोला जाता है, ज़्यादातर जो डिबेट होता है, एक पक्ष में होता है, विपक्ष में होता है किसी भी टॉपिक के, तो आप अपनी टीम ऑर्गेनाइज कर लेंगे और वहाँ पे जाके क्या करेंगे? आप उसको अटेंड करेंगे। और फिर लास्ट जो स्टेप है वो निरूपण। इसमें हम क्या करेंगे? अभिव्यक्त कर देंगे अपने जो भी हमने सिद्धांत बनाया, जो भी हमने पढ़ाई की, जो भी हमने समझा, जो भी जिस भी टॉपिक पे हमने तैयारी की, उसकी अभिव्यक्त कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र कंप्लीट होता चला जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा उदाहरण समझ में आया होगा। ये उदाहरण शिक्षा शास्त्रियों की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, सही या गलत है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य आप सभी को इस चैप्टर को अच्छे से समझाना है, ताकि आप नेट के एग्ज़ाम में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों, अब इसका अंतिम जो ज्ञान क्षेत्र है
मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत हम तकनीकी कौशल को समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। ठीक है, यानी जो तकनीक है उसकी स्किल क्या है, उसके कौशल माने कि किसी भी डिवाइस को, किसी भी चीज़ को उसको यूज करना, उसको करके देखना, इन सब चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। तो इसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप केवल मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र पढ़ लेंगे, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड आएगा मगर हिंदी में बहुत सारे शब्द आएंगे, तो आपको उसके जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं वो भी पता होने चाहिए। इसे क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोप्रेरक ज्ञान क्षेत्र या मनोगत्यात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंतर्गत भी 5 स्तर आते हैं, 5 चरण आते हैं। कौन कौन से? पहला, हस्त कौशल या कार्य साधन। इस क्षेत्र में क्या होता है, जैसा कि आप सब शब्द से ही समझ पा रहे हैं कि इसमें शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, हस्त कौशल, मैनिपुलेशन। ठीक है। दूसरा, प्रतिरूपता, इमिटेशन। इसमें जो शिक्षार्थी है, ठीक है, उसको जैसा बताया जाता है टीचर के द्वारा, जैसा वो बुक में समझता है, जैसा मूल रूप से होता है, वो क्या करता है, उसको उसी तरह से इमिटेट करने की कोशिश करता है, उसको फोटोकॉपी करने की कोशिश करता है, उसका प्रतिरूप बनाने की कोशिश करता है। यानी वो उसी तरह से उसको क्या करता है, उस कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास करता है, उसको इमिटेट करता है, उसका प्रतिरूप बनाने की कोशिश करता है। फिर क्या आता है, स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन। तो आप जानते हैं कि किसी भी आर्ट को, किसी भी विज्ञान को, किसी भी साइंस को, उसमें आपको सिद्धस्थ होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो है स्पष्ट अभिव्यक्ति आपको कब आएगी, ये आपके सतत अभ्यास पर, कंटिन्यूअस जो आप प्रैक्टिस करेंगे उस पर निर्भर करती है स्पष्ट अभिव्यक्ति। ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है परिशुद्धता, प्रिसिशन। ये जो है, ये क्या होता है, परिशुद्धता हमारे अंदर कैसे आएगी, किसी भी कार्य को, अगेन उसे वही बात, किसी भी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें शुद्धता आ जाती है और उसमें सुधार होता चला जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो इसका है प्रकृतिकरण। ठीक है। प्रकृतिकरण क्या है, जो भी कोई चीज, जो भी कोई सिद्धांत, जो भी कोई डिवाइस, जो भी कोई नॉलेज जिस रूप में प्राकृतिक रूप में है, जिस रूप में मूल रूप में है, विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को या यहाँ तक कि पढ़ाने वाले को भी क्या करना है, उसी रूप में आत्मसात करना है ना। फिर उसको करके देखना है, उसमें संशोधन करते रहना है और धीरे धीरे उसका प्रकृतिकरण करना है, यानी उसको आदर्श रूप में स्थापित करना, आदर्श रूप में उसको अभिव्यक्त करना है। तो दोस्तों, ये ब्लूम द्वारा जो शिक्षण का वर्गीकरण था वो मैंने आप सबके समक्ष रखा। आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आएगा। और इसका जो अगला स्टेप है, आज का जो लास्ट स्टेप में, आज का जो अगला टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है गैगने और ब्रिक्स के द्वारा वर्गीकरण। शिक्षण के जो उद्देश्य हैं मैं उन पर बात कर रहा हूं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से शिक्षण के उद्देश्यों को क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने भी गैगने और ब्रिक्स के वर्गीकरण में भी पहला जो आता है, पहला स्टेप, जो पहला स्तर है, वो है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। यानी इसमें हम ज्ञानात्मक रणनीतियाँ बनाते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें किसी व्यक्ति के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल इत्यादि को विकसित किया जाता है। किसके माध्यम से, तकनीकी और विधियों के माध्यम से। तो ज्ञानात्मक रणनीतियाँ हो गया। नेक्स्ट है बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसके अंतर्गत क्या है, हम किसी समस्या को सुलझाना सीखते हैं, उसके लिए हम अवधारणाओं का, कॉन्सेप्ट्स का, नियमों का पालन करते हैं, उनसे सहायता लेते हैं। फिर है मनोदृष्टि। तो मनोदृष्टि का मतलब यहाँ पे एटीट्यूड है। ये किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। फिर आ गया मौखिक सूचना, ओरल इंफॉर्मेशन। तो जो भी सूचना का उपयोग हम मौखिक रूप से करते हैं वो ओरल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आ गया, मौखिक सूचना हो गई। और फिर इसका लास्ट जो है, फिफ्थ, संचारण तंत्र एवं शारीरिक क्षमता पर। तो ये क्या है, मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटी। इस स्तर पर होता क्या है, जो संचालन तंत्र, शारीरिक क्षमता, ये जो स्टेप है, इस स्तर पर मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं। अब इनकी इंग्लिश अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप देख लीजिएगा नेट पे। इस स्तर पर मस्तिष्क, माइंड, तंत्रिका प्रणाली, हमारी स्नायु तंत्र, ये सब एक साथ कार्य करते हैं और इनमें कैसे सामंजस्य स्थापित करना है, ये हम इस स्टेप के अंतर्गत, इस
स्तर में पढ़ते हैं। तो ये गैगने और विक्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण था। दोस्तों आज यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। तो दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी लोग हमारे इस प्रयास से जुड़ सकें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पूरे देश पर, पूरी मानव जाति पर बहुत बड़े संकट का समय है, तो ऐसे समय दूसरे को मोटिवेट करना है, हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए और सारी चीज़ों को आप पोस्टपोन कर दीजिए, सारी चीज़ों को आप आगे बढ़ा दीजिए। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और अगर हो सके किसी भी तरह से दवा के रूप में ऑक्सीजन बेड, हॉस्पिटल, डॉक्टर, किसी भी तरह से अगर हो सके तो किसी दूसरे व्यक्ति की, अपने आसपास वालों की, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों की भी मदद करिए, ताकि ये जो चेन है कोरोना की ये टूट सके। और आप सब बहुत ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।